हेलो गाइस, आई एम योर गुरु जानवी एंड आज हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं चैप्टर नाजिस एंड द राइज ऑफ हिटलर। पार्ट 1 और 2 में हमने सीखा कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसा हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या चेंजेस आए और उसके बाद हेलमत की स्टोरी पढ़ी थी जो आपकी बुक में दी हुई थी। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए जर्मनी में और कैसे द राइज ऑफ द हिटलर शुरू हुआ, कि हिटलर की पावर कैसे बढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि हिटलर की पावर बढ़ने के बाद हिटलर ने क्या चेंजेस लाए, किस तरह से जर्मनी रिकंस्ट्रक्ट होने लगा, जो इकोनॉमिक क्राइसिस झेले थे, द ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन वो फेस कर चुका था, उससे कैसे उसने ओवरकम किया और वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट होने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जो हिटलर था उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था हजालमर सैश को दे दी कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी इकोनॉमी को लेवल पर लाएं और जितनी भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमने फेस किए हैं उसको ख़त्म करें। नेक्स्ट बात हुई 1933 में। एक लीग ऑफ नेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो ध्यान रखती थी वर्ल्ड पीस का, कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। उसमें से हिटलर ने खुद को बाहर निकाल दिया कि अब हम इस जगह का पार्ट नहीं है, अब हम लोग इस लीग का पार्ट नहीं है, इस ग्रुप का पार्ट नहीं है और हम लोग अपना खुद ध्यान रखेंगे। उस लीग ऑफ नेशन में से हिटलर खुद जर्मनी को बाहर ले आया। इसका मेन मोटिव यही होता है कि वर्ल्ड पीस का ध्यान रहे। अब 1936 में, 1933 में ये लीग ऑफ नेशन से बाहर आ गया। 1936 में राइनलैंड, आप लोगों को याद हो तो राइनलैंड एक रिच रिसोर्सेज वाली लैंड थी जहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज पाए जाते थे। तो रिच रिसोर्सेज वाली लैंड को उसने री ऑक्यूपाइड कर लिया, कि फिर से ले लिया ताकि अब हमारे पास रिसोर्सेज वापस आ जाएं। उसके बाद क्या हुआ, उसने ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी को एक कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया इन 1938। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया और उसने एक स्लोगन दिया जिसका नाम था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। वो क्या चाहता था कि मैं एक अकेला ही राज करूं, बिकॉज उस टाइम पे वो ही उस पार्टी का लीडर था और उसने सारी पार्टीज बैन कर रखी थी, तो एक गवर्नमेंट में वही लीडर था। तो वो क्या चाह रहा था, मैं एक लीडर हूँ और ऑस्ट्रिया और जर्मनी पे अब वो अकेला राज कर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी सेम हो गए थे। अब हिटलर का बर्थ भी ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को उसने एक किया और एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। उस स्लोगन से दोनों एक हो गए और दोनों एक साथ काम करने लगे, एक तरह से अलाइड कंट्रीज बन गई। कि अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हो रहा था, हिटलर दो वॉर्स एक साथ लड़ रहा था, एक वॉर नहीं, दो वॉर्स को वो एक साथ लड़ रहा था, एक साथ लोगों से लड़ रहा था। एक तरह से इंटरनल वॉर भी चल रही थी और एक तरह से एक्सटर्नल वॉर भी चल रही थी। पहले हम बात करते हैं इंटरनल वॉर्स की, कि किस तरह से हिटलर इंटरनल वॉर मतलब जर्मनी के अंदर एक वॉर लड़ रहा था और फिर एक एक्सटर्नल वॉर लड़ रहा था जो जर्मनी के बाहर लड़ रहा था। तो अब हम बात करते हैं पहले इंटरनल वॉर की, कि किस तरह से उसने इंटरनल वॉर शुरू की और किस तरह से उसने लड़ी। सबसे पहले इंटरनल वॉर समझने के लिए हमें समझनी होगी नाजी आइडियोलॉजी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाजी की आइडियोलॉजी क्या थी, वो क्या सोचते थे, वो क्या करना चाहते थे। कि नाज एक आइडियोलॉजी का मतलब होता है ऐसे आइडियाज़ जो दिमाग में होते हैं और उस पर पूरी पार्टी, उससे पूरी गवर्नमेंट बेस्ड होती है। अब नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी जो थी वो पूरी हिटलर के आइडियाज़ पे बेस्ड थी, तो इसी वजह से इसे बोला जाता है नाजी आइडियोलॉजी। ये क्या करते थे, रेशियल हायरार्की वाला सिस्टम अपनाते थे। रेशियल हायरार्की में होता है कि भाई एक बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा और एक बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा, नो वन इज़ इक्वल। यहाँ पर इक्वलिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, सबको अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, कि कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है और कोई बहुत ज़्यादा लो लेवल पर है। तो सबसे पहले जो हाई लेवल पे फर्स्ट नंबर पे आते थे वो थे नॉर्डिक जर्मन्स। नॉर्डिक जर्मन्स कैसे दिखते थे, उनका फीचर कैसा था, मतलब इसमें फीचर के बेस पर उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाता था, कि कोई अच्छा दिख रहा है तो वो हमारे लिए ऊपर है और जो बुरा दिख रहा है तो वो हमारे लिए नीचे है। ऐसा सोशल साइंस में हम पढ़ चुके हैं। साउथ अफ्रीका में भी फॉलो किया जाता था यही रेशियल हायरार्की, ब्लैक एंड वाइट ब्रिटिश के बीच में। तो यहाँ पर भी यही फॉलो किया जा रहा है रेशियल हायरार्की, जिसमें नॉर्डिक जर्मन जिनकी ब्लू आइज़ होती थी और ब्लॉन्ड हेयर्स होते थे, ब्लू आइज़ विद ब्लॉन्ड हेयर्स, इन्हें नॉर्डिक जर्मन्स बोला जाता था। नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस भी बोला जाता था। नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस को फर्स्ट पे रखा जाता था, कि ये सबसे स्टैंडर्ड कास्ट मानी जाती थी, कि सबसे स्टैंडर्ड कास्ट यही है, सबसे ऊपर यही है, इनका कहाँ सब मानेंगे। और सबसे लो कास्ट जो थी वो थी ज्यूज़ की, ज्यूज़ को सबसे लो कास्ट माना जाता था। और इस तरह इनको एक तरह से द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आर्यंस भी माना जाता था, कि आर्यंस के सबसे बड़े एनिमीज ये ही हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अब हिटलर क्या करने लगा, हिटलर ये करने लगा कि वो जीनोसाइड वॉर करने लगा। जीनोसाइड का मतलब होता है, जीनोसाइडल वॉर का मतलब होता है मास किलिंग ऑफ पीपल, मतलब एक बड़े लेवल पे लोगों को पकड़ पकड़ के मारना, कि बिना मतलब के भी, कि बिना रीज़न के, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को पकड़ पकड़ के मारना, जीनोसाइडल वॉर उसी को कहते हैं। तो हिटलर वही करने लगा, एक तरह से जीनोसाइडल वॉर लड़ने लगा। उसने क्या किया, मास मर्डर्स किए। सबसे पहले तो ज्यूस, 60 लाख ज्यूस को उसने मार दिया, क्योंकि ज्यूस जो थे वो उसके खिलाफ थे, नाजी पार्टी के खिलाफ रह रहे थे। तो उसने 60 लाख ज्यूस को मार दिया। 20 लाख जिप्सीज़ भी वहाँ की एक कास्ट थी, 20 लाख जिप्सीज़ को मार दिया। 10 लाख पॉलिश को मार दिया। और 70,000 जर्मन्स, 70,000 जर्मन्स। अच्छा, जर्मन्स को क्यों मारा, जर्मन तो वहीं के थे, वहीं के बर्थ थे।
70,000 ऐसे जर्मन को मारा था जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, दोज हु वर अनेबल टू स्टैंड इन द वॉर, जो वॉर नहीं लड़ सकते थे। उसको लगता था जो मेरे लिए डिज़ायरेबल नहीं है तो मैं उसको क्यों रखूँ मेरी लाइफ में, वो मेरे लिए कोई काम के नहीं है। तो वो उसको ऐसा लगता था कि उसके लिए दूसरों का कोई मतलब नहीं है, तो उसको लगता था उसके लिए कोई इमोशंस फ़ायदेमंद नहीं थे, उसको लगता था इमोशंस कोई वैल्यू नहीं करते हैं, अगर वो लोग काम के नहीं हैं तो वो लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए, उनको जीने का कोई भी हक नहीं है। तो वो यही कर रहा था कि लोगों को मारता जा रहा था। तो एक तरह से ज्यूस को वर्स्ट सफ़रर्स भी बोला जाता था। वर्स्ट सफ़रर्स क्यों? क्योंकि हिटलर क्या कर रहा था, उन लोगों को ढूँढ-ढूँढ के मार रहा था, और हिटलर ये चाहता था एक तरह से कि वो लोग ज़िंदा रहने का उनको हक ही नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता था कि अब कोई चॉइस नहीं है, मैं उनको कन्वर्ट नहीं कर सकता, उनको माइंड नहीं बदल सकता, माइंडसेट बदल नहीं सकता, तो मैं उनको ख़त्म ही कर दूँ, इस वर्ल्ड से एलिमिनेट कर दूँ। तो उसके लिए ये चॉइस थी कि मैं उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो समझता था कि उनके लिए एक ही रास्ता है कि इन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाए, ज्यूज़ को एलिमिनेट कर दिया जाए वर्ल्ड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1933 से लेके 1938 तक उसने क्या किया, ज्यूज़ को फोर्स किया कि आप लोग ये जर्मनी छोड़ दो, अपनी कंट्री छोड़ दो और कहीं और जाके रहो। और जो ज्यूज़ नहीं गए 1939 से लेके 1945 तक उसने उसको ज्यूज़ को मास किलिंग स्टार्ट कर दी, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के मारने लगा कि अब उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। वो क्या सोचता था कि उन लोगों की कोई नीड नहीं है तो वो लोग जी भी नहीं सकते, उन लोगों के लिए टोटल एलिमिनेशन ही एक लास्ट ऑप्शन है, उन लोगों को टोटल एलिमिनेट कर देना चाहिए इस वर्ल्ड से। अब किस तरह से मारने लगा, वो अलग अलग मेथड से मारने लगा, जैसे या तो फिर प्रेशर बढ़ा देता था कि रूम का टेम्परेचर बढ़ा देगा, कि रूम का टेम्परेचर बढ़ा के मारेगा, या फिर उसके अलावा कि प्रेशर से दबा के मार देगा, उसके अलावा या फिर गैस चैम्बर में बंद करके उनको मारेगा, मर्डर करेगा। तो वो अलग अलग तरीक़ों से उसको मारता था। यही रीज़न है कि इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी बोला गया है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब कि लोगों को ख़त्म ही कर देना, उसके लिए कोई इमोशंस की वैल्यू ही नहीं रही, ह्यूमन की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रही, उसको कोई राइट नहीं बनता कि वो किसी को मारे या किसी को मरवाए। तो इस वजह से इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोला गया है कि उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रही थी ह्यूमन बीइंग की या ह्यूमन के इमोशंस की। नेक्स्ट बात करते हैं यूथ इन नाज़ी जर्मनी, कि वो यूथ के साथ क्या कर रहा था, यूथ को कैसे चेंज कर रहा था। वो क्या कर रहा था, स्कूल की जो बुक्स हैं उसमें ऐसे रीरिटन उसने करवाई कि उसमें सिर्फ एग्रेशन और लड़ाई की चीज़ें ही दिखाई, कि उन बच्चों को यही चीज़ें सिखाई जा रही थी जो उसको वॉर में काम आएगी। उसने जर्मन टीचर्स हायर किए, कुछ स्पेशल टीचर्स हायर किए जो नाज़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं उन लोग, और बच्चों को वही चीज़ें सिखाई जा रही थी कि जो एक्चुअली में वॉर में काम आएगी, या फिर स्पोर्ट्स सिखाया जा रहा था जो बच्चों को फिट बनाएगा। और जो चिल्ड्रन थे उन लोगों को भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दिया था, जो डिज़ायरेबल हैं और जो अनडिज़ायरेबल हैं, कि जो उन लोगों के वॉर में काम आएंगे और जो नहीं आएंगे वो उन लोगों को मारता जा रहा था, और जो वॉर में काम आएंगे उन लोगों को और ज़्यादा पढ़ाता जा रहा था। उसके अलावा उसने क्या किया कि 10 ईयर ओल्ड के बच्चे हो जाएं, व्हेन दे आर 10 ईयर ओल्ड, तो उन लोगों को एक जंग वोक में एंटर करना पड़ेगा। जंग वोक एक तरह से उनके लिए एक स्कूल होता था या एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी स्पेशली, जिसमें उन लोगों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी टू मेक देम फिट एंड टू मेक देम फिट फॉर द वॉर। उसके अलावा जितने भी 14 ईयर ओल्ड बॉयज़ हैं उन लोगों को मिलिट्री में या फिर लेबर सर्विस में एंटर करना पड़ता था इन द नाज़ी जर्मनी, की नाज़ी जर्मनी में एंटर करना पड़ता था, कि अब तुम लोग नाज़ी जर्मनी के लिए ही काम करोगे और किसी के लिए काम नहीं करोगे। उसके अलावा द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड, द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड में क्या किया जाता था, मदर्स को फोर्स किया जाता था कि आप और ज़्यादा चिल्ड्रन प्रोड्यूस करें, आप और ज़्यादा बच्चे लेके आएँ, लड़के लेके आएँ, ताकि वर्ल्ड वॉर में या वॉर की सिचुएशन आए तो वो हमें काम आए, आगे हमारी हेल्प करें। उसके अलावा वो क्या करता था, लोगों का प्रोपेगेंडा उन्होंने ऐसा बना लिया था, लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी बना ली थी कि वो ज्यूज़ से और बाकी दूसरी कास्ट से सिर्फ नफरत करें और किसी से नफरत नहीं, मतलब उन लोगों से नफरत ना करके दूसरी कास्ट से नफरत ही करें और किसी के पास ना जाएं। इस चीज़ को जब वो मास किलिंग कर रहा था और लोगों को मार रहा था, इस चीज़ को एक तरह से हॉलोकास्ट भी बोला गया है। हॉलोकास्ट में लोगों को मास किलिंग करना और लोगों को बिना बात के मारना, हॉलोकास्ट भी करने लगा और लोगों को मारने लगा। अब मैंने आप लोगों को बताया जर्मनी जो था 2 वॉर्स लड़ रहा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल वॉर तो मैंने आप लोगों को बताया, जीनोसाइडल वॉर, और लोगों को मारना और लोगों को हमारी जर्मनी की यूथ को चेंज करना, वो जीनोसाइडल वॉर हो गया, और उसके अलावा इंटरनल वॉर हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल वॉर की। एक्सटर्नल वॉर वो क्या लड़ रहा था, किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, अब हम उसकी बात करते हैं। 1940 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग की, तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939, जो ये डेट्स याद नहीं कर पा रहे हैं सो डोंट वरी, आई विल पोस्ट वन टाइमलाइन ऑल्सो, आप लोग मेरी रील्स में जाके देख सकते हैं। मैं कुछ टाइमलाइंस पोस्ट करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पोस्ट कर दूँगी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मैं आप लोगों को देती हूँ ये साइड में, तो आप उन नोट्स को
देख सकते हैं, उन नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जिस वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको मेन क्वेश्चंस भी कवर करती जा रही हूँ, जैसे हमने द वॉर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा, या फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ा। तो ये सब मेन क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता जाती जा रही हूँ, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसने यूथ को कैसे चेंज किया, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कैसे हुई, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी रही बात डेट्स की, तो आप लोग रील्स में जाके या फिर आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली भी टाइमलाइन और नोट्स दे सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं 1940 में पोलैंड पर हमला किया, और उसके बाद 1941 में उसने रशिया पर, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। रशिया में था वो, सोवियत यूनियन पर 1940 में हमला कर दिया। ये चीज़ करके जर्मनी ने सबसे बड़ी गलती की थी। रीज़न इसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्ट में वो रशियन बॉम्बिंग झेल रहा था क्योंकि रशिया पर हमला कर लिया था, और वेस्ट में वो इंग्लैंड बॉम्बिंग झेल रहा था क्योंकि ईस्ट में रशिया पर हमला कर दिया था, तो ईस्ट में से अब रशियन बॉम्बिंग आने लगी उसके पास, और वेस्ट में ऑलरेडी वो इंग्लैंड से एक वॉर लड़ रहा था, तो इंग्लैंड भी उनके साथ बॉम्बिंग वाले गेम चल रहा था कि इंग्लैंड से भी बॉम्बिंग वो झेल रहा था। अब दोनों तरफ से वो फंस चुका था। इसके बाद अब वॉर स्टार्ट हुआ, उसने वॉर स्टार्ट किया फ्रांस के साथ। इसके बाद फ्रांस के बाद क्या हुआ ना, अब यूएसए जो चाह रहा था ना, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर, कि यूएसए नहीं चाह रहा था कि मैं वॉर में सिचुएशन में आऊँ, बिकॉज वो ऑलरेडी देख चुका था कि पिछली वर्ल्ड वॉर 1 में कैसी सिचुएशन हो चुकी है। उसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी यूएसए के साथ, तो अब वो नहीं चाह रहा था कि वॉर में वो एंटर हो। बट क्या हुआ, वॉर में एंटर होना पड़ा बिकॉज जापान ने क्या किया, उसने उस वहाँ का एक बंकर था पर्ल हार्बर, यूएसए का पर्ल हार्बर बंकर पर उसने हमला कर दिया, अटैक कर दिया, बॉम्बिंग कर दी। बॉम्बिंग करने के बाद क्या हुआ, इस वजह से यूएसए को एंटर होना पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 में। तो 8 दिसंबर 1941 में यूएसए एंटर्ड इन द वर्ल्ड वॉर 2। फाइनली ऑफिशियली वो वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ, तो वो किस वजह कैसे ख़त्म हुआ, 1945 में ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ विद द डिफीट ऑफ हिटलर। हिटलर हार गया, हिटलर और बाकी सारे उसके साथियों ने सरेंडर कर दिया, पूरी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वर्ल्ड वॉर 2 जो खत्म हुआ था वो 2 पॉइंट्स को लेकर खत्म हुआ था। एक तो जब हिटलर हारा, और दूसरा कब खत्म हुआ, जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक कर दिया, एटम बम छोड़ दिया। ये तो हम सब जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी का हमला तो सभी जानते हैं। तो जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम छोड़ा, तो उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया और वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गया। इस वजह से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा झेलने पड़ा। अब वर्ल्ड वॉर 2 ओवर होने के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 ओवर होने के बाद हिटलर ने सरेंडर तो कर लिया। हिटलर को समझ आ गया था कि अब उसने जो देश के साथ किया है, उसने जो अपने लोगों के साथ किया है, तो पूरा वर्ल्ड अब उसके साथ क्या करेगा। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 में वो देख चुका था कि जर्मनी ने अगर वॉर शुरू किया था तो जर्मनी के साथ कितना बुरा हुआ था, उन लोगों को सब कुछ उनसे ले लिया गया था। तो वो समझ गया था कि अब उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होगा, और वो खुद ही कुछ ना करे तो लोग ही उसको मार डालेंगे, या वो लोग इतनी बदतर तरीके से मारेंगे कि उसको ना जीने देंगे ना मरने देंगे। तो वो समझ गया था, इसलिए उसने क्या किया, उसने अप्रैल में उसने सुसाइड कर लिया विद फैमिली। आज बोला जाता है कि उसने पूरी फैमिली के साथ, पूरी अपनी फैमिली को लेकर सुसाइड कमिट कर लिया। और उसका एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर, गोवेल्स नाम का मिनिस्टर था, जो जो उसका साथ देता था, हर काम में उसका साथ दिया है, उसने भी सुसाइड कर लिया इन अप्रैल में उसने सुसाइड कर लिया। अब उनके साथ कोई भी नहीं बचा था। अब बात होती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, एक न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल बैठी। न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल एक कोर्ट बैठी जिसमें अब उन लोगों को सज़ा दी जा रही थी जो वॉर क्राइम में इंक्लूडेड थे। ऐसे लोग जो दे वर इंक्लूडेड इन द वॉर, जिनकी वजह से वॉर हुआ था, मतलब जो नाजी के मेन। अब वर्ल्ड वॉर 1 से लोग समझ गए थे कि अगर हमने जर्मनी को फिर से उनके साथ वही बुरा किया तो जर्मनी फिर से एक बार उठ के खड़ा हो सकता है, अपने लिए लड़ सकता है। तो वो लोग समझ गए थे कि अब जर्मनी के साथ इतना बुरा नहीं करना है। तो उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ उन लोगों को मारा जो एक्चुअली में वॉर क्रिमिनल्स थे। वॉर क्रिमिनल्स कौन थे, वॉर क्रिमिनल्स मतलब 11 नाजी। ऑलरेडी जो हिटलर था, उसकी फैमिली थी, और जो उसका प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था गोबेल्स, वो उन लोगों ने तो खुद ही सुसाइड कमिट कर लिया था इन द अप्रैल। बट आफ्टर दैट उन लोगों को मई में जो 11 नाजी क्रिमिनल्स थे, मेन 11 नाजी क्रिमिनल्स, उन लोगों को डेथ की सज़ा सुना दी गई। और जो लीडर्स माने जाते थे, उसके अलावा जो भी नाज़िज़्म से रिलेटेड थे, जो भी ऐसे लोग थे जो नाज़ी को सपोर्ट कर रहे थे उसके बाद भी, तो उन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई कि अब आप लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रहोगे, उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लोग समझ गए थे कि अब हम लोगों को सबके साथ बुरा नहीं करना है, और लोगों को उनके राइट्स दे दिए गए, राइट टू स्पीच वापस आ गई, और जर्मनी में भी फिर से पीस हो गई, शांति हो गई। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो गया है। आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा मैं एक टाइमलाइन अपलोड करूँगी जिसकी वजह से आप लोगों को ये चैप्टर समझने में, याद करने में, डेट्स याद करने में ईजी हो जाएगा। सो अब आप लोग मुझे मत भूलिएगा, नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो बाय बाय।